Hello, welcome to the weekend. Today we will start the second part of the chapter second diverse natural resources of the world of geography of class 8th. As we discussed in our previous video, what are lands and what are land use pattern in India or all over the world, and how can we preserve and conserve land, what could be the policies for the proper land use, and we will discuss and soil conservation, soil erosion, what types of soils, and layers of soils, factors of soil formation. We have already discussed about it. The next resource is water. ऑफ कोर्स वाटर इज जल ही जीवन है, ऐसा कहते हैं। तो वाटर के बिना अगर हम ये सोचें कि सब सॉइल चलो बहुत ज़्यादा है और वाटर नहीं है तो काम चल जाएगा, या वाटर ही वाटर है इस पूरे अर्थ पे, तो इतना से ही तो अर्थ है, बाकी तो सारा पानी ही पानी है, चाहो जितना यूज़ करो। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। वाई? बिकॉज जो यूज़ करने लायक पानी है दैट इज़ इन वेरी लेस क्वांटिटी। वी विल डिस्कस इन दिस पोर्शन ऑफ द चैप्टर। बट हमको ये नहीं सोचना चाहिए कि पानी पानी चलो आराम से यूज़ करते हैं, ऐसा नहीं है। all these resources are interconnected with each other। अगर एक के बिना दूसरे की कोई वैल्यू नहीं है। सपोज हमारे पास बहुत ज़्यादा प्लेन लैंड है और या फिर हमारे पास सॉइल जो है बहुत अच्छी क्वालिटी की है, लेकिन वी वांट इरिगेशन ना। अगर हम कल्टीवेशन कर रहे हैं किसी भी क्रॉप का तो वी वांट इरिगेशन, मीन्स सिंचाई करना तो ज़रूरी है। सिंचाई के लिए हमें क्या चाहिए? पानी चाहिए, है ना। तो ऐसा तो नहीं है ना कि खाली ये एक ही रिसोर्स जो है काम चल जाएगा, दूसरे की ज़रूरत नहीं है, दूसरे को ज़्यादा यूज़ कर लो, इसको कम कर लो, ऐसा नहीं होता है। वी नीड टू बैलेंस ऑल दीज थिंग्स। ओके, let's start the chapter. Our planet is also called the watery planet or blue planet as it has abundance of water which is found in solid, liquid and gaseous forms. Yes, ये जो आपने देखा है पूरे सोलर सिस्टम में हमारी जो अर्थ है, ऑफ कोर्स उसको ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं। क्योंकि इसके में जो है पानी है वो 3 फॉर्म्स में मिलता है। किस में? लिक्विड में भी मिलता है, सॉलिड में भी मिलता है और गैस के फॉर्म में। ऑफ कोर्स यू नो H2 जो है गैस है, वो पानी ही है एक तरीके से। तो ये सब की वजह से जो है इसको ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं। बाहर सोलर सिस्टम में जो भी उसमें गए स्पेस में, वहाँ से उन्होंने देखा है तो अपनी जो अर्थ है वो ब्लू दिखाई देती है इसी वजह से। और वाटर ऑफ कोर्स है कि रीन्यूएबल रिसोर्स है ना। तो किससे रीन्यूएबल हो सकता है? बाय द प्रोसेस ऑफ हाइड्रोलॉजिकल cycle. The distribution of water on the earth is highly uneven. Like I said, 97% of the volume of water on the earth is found in oceans and seas, and 2% in the form of ice sheet in the polar regions, and 1% in the form of fresh water. Only 1%. Have you noticed it? 97% जो water है वो अर्थ पे ओशियन और सीज की फॉर्म में है। आप जानते हैं कि वो पानी खारा होता है, वो ना तो पीने के काम आता है ना कल्टीवेशन में काम आता है, बस वो देखने के लिए मतलब है, पानी है उसमें। ऑफ कोर्स सी क्रिएचर्स होते हैं, उस काम तो वो आता है, लेकिन जो ह्यूमन लाइफ के लिए इम्पोर्टेंट है वो नहीं आता है। और 2% जो है वाटर का, वो आप जानते ही है नॉर्थ और साउथ जो पोल है उस पर बर्फ़ के रूप में है। ओनली 1% वाटर है जो फ्रेश वाटर है। वी कैन यूज़ इट फॉर आवर डेली यूज ड्रिंक्स टू वाटर। तो द 2 sources of fresh water available on the earth are the surface water in the form of rivers, streams and groundwater which is available through the seepage of water below the ground। 2 इसके sources है,
फ्रेश वाटर के। फर्स्ट इज जो ज़मीन के ऊपर हमें दिखता है, बहती हुई नदियाँ हैं, झरने हैं, या और दूसरा है ग्राउंड वाटर, ठीक है ना, सरफेस वाटर और ग्राउंड वाटर। ग्राउंड वाटर में जो हमें किसके थ्रू अवेलेबल होती, सीपेज ऑफ वाटर बिलो द ग्राउंड। ऑफ कोर्स हम जो ज़मीन के नीचे का पानी होता है, हम जिसे कहते हैं कि कहीं वाटर लेवल ज़्यादा होता है, कहीं वाटर लेवल कम होता है। सपोज़ राजस्थान के जो वेस्टर्न एरिया है उसमें आप जो है ज़मीन का है ग्राउंड वाटर का लेवल बहुत कम है। आप वहाँ चाहो तो भी कुएँ खोदो, कितने भी गहरे कुएँ खोद लो, पानी नहीं निकलता है। और कुछ एक इधर ईस्ट की तरफ आते हैं, साउथ की तरफ आते हैं, तो ग्राउंड वाटर का लेवल जो है बढ़ता जाता है ना। तो इस तरीके से अवेलेबिलिटी ऑफ फ्रेश वाटर ऑन द अर्थ इज़ ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस टू मैन। मतलब आदमी के लिए सबसे बड़ा तोहफा इसलिए इसको माना जाता है, इसलिए जल जीवन कहते हैं कि इतना जल होने के बाद भी जो इंसानों के काम के लिए है, ह्यूमन यूज़ के लिए जो सही फ्रेश प्योर वाटर है, दैट इज़ ओनली 1% ऑफ टोटल वाटर, इसलिए इसकी इतनी सिग्निफिकेंस है। एंड मैन यूजेस वाटर नॉट ओनली फॉर ड्रिंकिंग, कुकिंग, वॉशिंग, बाथिंग, ऑफ कोर्स ऑल दीज थिंग्स आर useful and in our daily to daily life, but also for other activities like agriculture, industries, generation of hydro electricity, navigation, and due to overpopulation, industrialization, and urbanization, the consumption of water has increased manifold। यानी कि जो पानी की यूज़ है वो बताएं कि हमारी डेली लाइफ में हम उसे खाते पीते या नहाते तो हर चीज़ के लिए हमें पानी चाहिए। और उसके अलावा हमारे जो रूटीन से जुड़ी हुई चीज़ें जो मैन्युफैक्चर होती हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग में भी ये चाहिए, ऑफ कोर्स एग्रीकल्चर में चाहिए। मैंने बताया कि अगर लैंड और सॉइल और सब बढ़िया क्वालिटी का है और एंड इफ़ यू डोंट हैव वाटर तो क्या करेंगे फिर, उसका कैसे उसकी इरिगेशन करेंगे, सिंचाई कैसे करेंगे। तो पानी तो वहाँ भी ज़रूरी है। इंडस्ट्रीज़ हैं, कई इंडस्ट्रीज़ ऐसी हैं, उसमें मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, प्रोडक्शन के लिए क्या चाहिए, व्हाट वी नीड वाटर, है ना। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी यानी जो पानी से बिजली बनती है, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं, उसके लिए पानी चाहिए। ऊपर से पानी गिराकर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। ये सब जो चीज़ें वो हमें पानी के थ्रू मिल रही हैं। लेकिन क्या हो रहा है कि कुछ एक रीज़न है लाइक ओवर पॉपुलेशन, ज़रूरत से ज़्यादा जो जनसंख्या बढ़ रही है, ज़रूरत से ज़्यादा जो इंडस्ट्रीज़ की जो है फैक्ट्री हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं बढ़ रही है, जितनी ज़रूरत है उससे ज़्यादा खुल रही हैं। ज़्यादा शहरीकरण हो रहा है, गाँवों में जो है लोग उसको छोड़कर शहरों की तरफ बढ़ रहे हैं, शहरी जीवन, शहरी ज़रूरतें बढ़ रही हैं। तो उससे क्या हो रहा है, कंजप्शन ऑफ वाटर इज़ ऑल्सो इंक्रीज्ड। पानी की ज़रूरत भी दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, लेकिन उससे क्या होगा, पानी का परसेंटेज बढ़ रहा है, नो, पानी तो जितना है उतना ही रहेगा। इवन दो जो पानी ऐसा रिसोर्स है कि हम उसको मतलब रिप्लेस कैसे करेंगे, अच्छा हमारे आसपास होने के बावजूद भी हम उसको रिप्लेस नहीं कर पाएंगे। तो उस सी के या ओशन के पानी को यूज़ या फ्रेश वाटर बनाना it's not possible for human। okay, तो increased agricultural production to meet the growing needs of the population, modern lifestyle of the people, as I said, and greater use of electricity in industries has resulted in water scarcity in many parts of the world. Above all, the pollution of water bodies is due to irresponsible and reckless attitude of mankind। यानी कि मानव का, ह्यूमंस का जो एटीट्यूड है irresponsible है। वाटर पोल्यूशन के बहुत सारे कॉजेज़ हैं। आप जानते हैं कि जानवरों को पानी में नहला रहे हैं, वहीं कपड़े धो रहे हैं, इंडस्ट्री का जो गंदा वेस्ट मटेरियल है उसको पानी में फेंक रहे हैं, या भीलवाड़ा में आप जानते हैं कि किस तरीके से टाई एंड डाई का वर्क होता है, तो वो सारा जो निकलता है उसमें से कलर की जो डाई है और वो सब पानी में डाल रहे हैं। मतलब इस तरीके का रेकलेस एटीट्यूड है, तो नेचर विल नॉट टॉलरेट इट। हमको उसका वी हैव टू पे फॉर दैट।
वो अगर हमने अपना एटीट्यूड नहीं सुधारा, हम इस अपनी केयरलेसनेस को कम नहीं किया, अगर हम जागरूक नहीं हुए तो हम इस सब को खो देंगे। एंड दिस हैज़ रिड्यूस द अवेलेबिलिटी ऑफ फ्रेश वाटर फॉर ह्यूमन कंजप्शन। आपने देखा है कि जो कई अकाल पड़ते हैं तो इंसान, मतलब आपने सुना होगा, खाने के बिना तो फिर भी 6-7 दिन जिंदा रह सकता है, लेकिन पानी के बिना जिंदा नहीं रह सकता, क्योंकि ह्यूमन बॉडी का फॉर्मेशन ही ऐसा है, पानी की ज़रूरत होती है, नहीं तो डिहाइड्रेशन हो जाता है, और मतलब दिल की धड़कन बढ़ती है, वो बहुत सारी चीज़ों पर असर होता है, और इन द एंड मतलब इंसान की डेथ भी हो सकती है। तो कई ऐसे एग्जाम्पल आपको ऑल ओवर द वर्ल्ड मिलेंगे कि इन द स्कैरसिटी ऑफ वाटर या लेस अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर की वजह से हज़ारों लाखों जिंदगियां जो हैं ख़त्म हुई हैं। तो हमारे लिए सोचने का मुकाम है। वाटर स्कैरसिटी इज़ प्रिवेलेंट इन मैनी रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड, नेमली African countries, West Asia, South Asia, Western USA and Australia, which are facing acute shortage of water. So these are the some example of regions जो कि पानी की बहुत कमी से जूझ रहे हैं। जो ऑफकोर्स साउथ एशिया में हम भी आते हैं, वेस्टर्न यूएसए है, ऑस्ट्रेलिया है, अफ्रीका के तो बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे फ्रेश वाटर की बहुत कमी है, बहुत शॉर्टेज है। एंड रीजंस ऑफ लो रेनफॉल आर ड्रॉट प्रोन एंड फेस द प्रॉब्लम ऑफ वाटर स्कैरसिटी। जहाँ पर बारिश कम होती है वो तो इस चीज़ से और भी ज़्यादा इफ़ेक्ट होते हैं, और जहाँ पर बारिश होती है अगर वो हार्वेस्टिंग करें, रेन वाटर की हार्वेस्टिंग करना एक बहुत अच्छा ऑप्शन है अगर हम जल को बचाना चाहते हैं, क्योंकि ये एक बहुत अच्छा फ्रेश वाटर का ज़रिया है। अगर हम उसको हार्वेस्ट करें, उसको जैसे आपने देखा होगा कि घरों के जो छतों पे पूरा हार्वेस्टिंग सिस्टम लगा के और नीचे टैंक वगैरह लगा के उसको हार्वेस्ट करते हैं, उसको बचा के रखते हैं टैंक्स में बारिश के पानी को, उसको वाटर हार्वेस्टिंग कहते हैं। ठीक है, तो उससे हमारा जो है पानी का बहुत अच्छा यूज़ हो सकता है। लेकिन द सीजनल एंड एनुअल वेरिएशन इन द precipitation, uneven distribution, over exploitation, misuse and wastage of water are some of the causes of वाटर स्कैरसिटी। यानी वाटर स्कैरसिटी जल की जो कमी है और जो उसके कारण है उसमें से एक यही है कि उसको हम ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, ज़रूरत से ज़्यादा, जितना ज़रूरत नहीं उसमें भी यूज़ कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि टीवी में ऐड वगैरह दिखाते हैं कि जल को बचाइए, तो कैसे बताते हैं कि आप पाइप से मत कार धोइए, बाल्टी से धोइए, तो आपको पता रहेगा कि लिमिटेड, भाई एक बाल्टी में कार या बाइक धुल गई है, पाइप आपने ऑन कर लिया, आपको पता ही नहीं कितनी बाल्टियां बहा दी हैं। आप जो बर्तन धो रहे हैं तो आप ऐसी जगह धोइए कि वही पानी बगीचे में चला जाए, तो उससे वहाँ का पानी जो है फ्रेश वाटर नहीं देना पड़ेगा। कपड़े धो रहे हैं तो वो पानी जैसे वहाँ चला जाए बगीचे में, तो वो पानी बचेगा। नहा रहे हैं तो प्लीज़ डोंट यूज़ शावर, जो है बाल्टी और मग्गा यूज़ करिए, ताकि आपको पता रहे कि किस तरीके से। आपने देखा होगा एक ऐड में दिखाते हैं एक इंसान शहर का एक इंसान जितनी देर में नहा रहा है शावर से, उतनी देर में आधे गाँव ने पानी पी लिया। आपने देखा होगा ये ऐड। तो ये इस चीज़ को बता रहा है कि कैसे हम ओवर एक्सप्लॉइट कर रहे हैं कोई भी रिसोर्स हो उसको, और उसका मतलब अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब ये है कि गाँव में जो मैंने अभी एग्जांपल दिया कि कहीं तो इतनी कमी और कहीं लोग इतना यूज़ कर रहे हैं, तो अनइवन जो है डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। ये सब इसके वाटर स्कैरसिटी के रीजंस हैं। नाउ Now, water is a renewable resource, yet its unequal accessibility to different social groups make water scarcity a major problem in the world today. Major steps have been taken to conserve water. The quality of water is affected by discharge of industrial effluents in water bodies without treatment, use of fertilizers and pesticides in agriculture fields, and discharge of urban waste are the major source of water pollution. Of course, water pollution जो है उसके यहाँ पर उन्होंने रीजंस बता रखे हैं कि कैसे जो है फैक्ट्रीज का, इंडस्ट्रीज का वेस्ट मटेरियल या एफिलेंट्स जो डिस्चार्ज हो रहे हैं वो वाटर बॉडीज में डाल रहे हैं, उससे वाटर पोल्यूशन हो रहा है। एग्रीकल्चर में कैसे फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स यूज़ करके उसके वेस्ट मटेरियल को
पानी में डाल रहे हैं, तो ऑल दीज थिंग्स आर पोल्यूटेड द वाटर. Industrial effluents can be treated by different physical, chemical and biological methods before being discharged into the rivers. यानी कि अगर आपको इंडस्ट्रियल एफिलेंट्स वेस्ट मटेरियल डालना भी है पानी में, तो उससे पहले उसको मतलब आप थोड़ा सा लिख रखा है कि ये प्रोसेस है, फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल कुछ मेथड है, उनके थ्रू आप उसकी जो वो वाटर को पोल्यूट करने की जो डेंसिटी है आप उसको कम कर सकते हैं. फिर आप भले पानी में डालिए, क्योंकि उसको भी कहीं ना कहीं तो डालना ही पड़ेगा. तो अदर टेक्निक्स इंक्लूड वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक्स. इट शुड बी मेड कंपल्सरी बाय ग्रोइंग प्लांट्स, रिड्यूसिंग द वेस्टेज ऑफ वाटर, रिसाइकलिंग ऑफ वाटर एंड यूज ऑफ स्प्रिंकल्स और ड्रिप इरिगेशन इन ड्राई रीजन्स. वाटर कंजर्वेशन के कुछ टिप्स दे रखे हैं, जैसे कि हमने पहले ही डिस्कस कर लिए कि किस तरीके से ड्रिप इरिगेशन मतलब वो बूंद बूंद सिंचाई योजना के बारे में यू हैव हर्ड अबाउट इट डेफिनेटली, कि किस तरीके से हम वो बड़े बड़े फव्वारे और पानी और उससे देते हैं, उससे कुछ भी नहीं होता. बूंद बूंद करके जो एक पूरा सेट होता है, सेटअप लगा दें आप अपने कल्टीवेशन ग्राउंड में, और उसमें से एक बूंद बूंद टपकती रहती है, तो भी उसकी जो भी नीड्स होती हैं ग्राउंड की, लैंड की, वो पूरी हो जाती हैं. तो ये सब चीज़ें थोड़े बहुत जो है डेली लाइफ के मैंने आपको बताई दी कि किस तरीके से आप वाटर को रिसाइकिल कर सकते हैं. बर्तन धो रहे हैं, कपड़े धो रहे हैं, तो उस वाटर को कैसे यूज़ कर सकते हैं दोबारा. तो उस चीज़ को ये आपने एक चल रहा था, नेट पर चल रहा था कि आई थिंक इट्स द एग्जांपल ऑफ जापान. वो अपना वॉशरूम होता है, उसमें मतलब टॉयलेट सीट्स के पीछे उन्होंने वॉश बेसिन लगा रखा था. आप हाथ धो रहे हैं तो वो उस टैंक में यूज़ हो रहा है, और यू कैन यूज़ इट एज ड्रेन. तो ये उनका ये था कि वाटर को जो किस तरीके से रिसाइकिल करके घर में भी यूज़ कर सकते हैं. कुछ एक ऐसी टेक्निक्स है आप अगर डेली लाइफ में यूज़ करें तो आप सोच भी नहीं सकते कितना वाटर को हम हार्वेस्ट कर सकते हैं, उसको बचा सकते हैं, जो कि हमारे ही काम आएगा या हमारी फ्यूचर जनरेशन के लिए. सब एक तरीके से हम उनके लिए कंजर्वेट कर रहे हैं. ठीक है. एंड द नेक्स्ट इज नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ. And this is also a very good resource. Natural vegetation refers to the original vegetation of an area grown under a particular climate conditions without human assistance or interference. यानी कि ह्यूमंस का, इंसानों का उसमें कोई रोल नहीं होता है. उस पर्टिकुलर एरिया का क्लाइमेट कैसा है, गर्म है, ठंडा है, बर्फीला है, रेतीला है, पानी की कमी है, पानी ज़्यादा है, वो सब नेचर जो है इट ऑल डिसाइडेड बाय द नेचर. प्रकृति अपने हिसाब से अपना फैसला करती है. तो द वेजिटेशन ऑन द अर्थ जनरली कंसिस्ट ऑफ फॉरेस्ट, ग्रासलैंड और थॉर्न एंड स्क्रब्स. कैसे किस फॉर्म में होते हैं ये जनरली? या तो फॉरेस्ट जंगल ही जंगल होते हैं, और बहुत घने जंगल होते हैं, या ग्रासलैंड जो दूर दूर तक जो घास के मैदान होते हैं, या कुछ जगह बुशी एरिया होता है, मतलब इस तरह की झाड़ियों टाइप छोटी छोटी थोड़ी दूरी पे मिलती हैं. तो तरह तरह के वेजिटेशन होता है डिपेंडिंग ऑन द अमाउंट ऑफ रेनफॉल. द एरियाज ऑफ हाई रेनफॉल आर कवर्ड विद फॉरेस्ट, द एरियाज ऑफ मॉडरेट रेनफॉल आर कवर्ड विद ग्रासलैंड्स, एंड द एरिया ऑफ लो रेनफॉल हैव थॉर्न्स एंड स्क्रब्स. एज यू नो कि हमारा जो सदर्न एरिया है, फॉर एग्जांपल इंडिया का कह रही हूँ, सदर्न एरिया है या यूपी का एरिया है, वी कैन सी वहाँ पर जो है द अमाउंट ऑफ रेनफॉल इज़ हाई, तो वहाँ पर वेजिटेशन जो है ज़्यादा होता है. और इसी तरीके से मिडिल ईस्ट इंडिया है, वहाँ पर जो है मीडियम मिलता है, तो वहाँ के ग्रासलैंड मिलते हैं, वहाँ पर फॉरेस्ट हमें तो उस एरिया में मिलते हैं. और वेस्टर्न एरिया ऑफ इंडिया, वहाँ पर तो बहुत ही लेस रेनफॉल है, बहुत परसेंटेज है लो रेनफॉल की. तो वहाँ का वेजिटेशन कैसा है, बहुत दूरी पर छोटी छोटी झाड़ियाँ मिलती हैं, बहुत कम हरियाली देखने को मिलती है. तो इस तरीके से नेचर ने अपना जो है डिस्ट्रीब्यूशन में इतनी डाइवर्सिटी शो कर रखी है. एज वी
move from the equator to the poles, there is a general decrease in the vegetation as the climate varies from place to place. Of course, equator, you know कि हम जो पृथ्वी को दो भागों में बांट रही इक्वेटर, उससे पोल की तरफ जाते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल की तरफ, तो वेजिटेशन में कमी आती रहती है. क्यों? क्योंकि जो इक्वेटर है उसके आसपास के एरिया में लगभग समझ लीजिए पूरे साल बारिश होती है. वो वहाँ का मतलब एटमॉस्फेयर, सॉइल, लैंड, सब कुछ चीज़ें जो है ऑफ कोर्स इसके लिए फेवरेबल है वेजिटेशन के लिए. लेकिन जैसे जैसे पोल की तरफ बढ़ते रहते हैं तो उसकी जो फेवरेबिलिटी है वो कम होती जाती है, बारिश कम होती जाती है, टेम्परेचर बढ़ता जाता है, तो इस वजह से ये वेजिटेशन में कमी आती रहती है. नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ आर कंसिडर्ड एज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ अ country. Plants provides us with fruits, nuts, timber, firewood, wood pulp, resins, medicinal herbs, gum and a home for wild लाइफ. किसी भी देश में नेचर ने जो डिसाइड करके उसको नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ कितनी प्रोवाइड करी है, ये उस कंट्री के लिए मतलब बहुत इम्पोर्टेंट रिसोर्स होता है. उस एक तरीके से उसकी जो कहते हैं संपदा, जिसे हम कहते हैं अपनी वेल्थ, उस कंट्री की होती है. ऑफ कोर्स जो प्लांट्स हैं या वाइल्ड लाइफ है हमारी, उससे बहुत सारी चीज़ें जो हैं डेली लाइफ की ज़रूरतें उससे जुड़ी हुई है. एग्जांपल दे ही दिए, फ्रूट्स एंड नट्स हैं, लकड़ियाँ चाहिए, बहुत दवाइयाँ बनाने में कितनी सारी हर्ब्स चाहिए होती हैं, डेली यूज़ की कितनी सारी चीज़ें होती हैं, वो हमें सब इससे ही मिलती है. नेचुरल वेजिटेशन, फॉरेस्ट, उन सब से मिलती है. तो दीज कंट्रोल ग्लोबल वार्मिंग, ब्रिंग रेनफॉल, प्रिवेंट सॉइल इरोजन, कंट्रोल floods and droughts, and ensure a livelihood for a large number of tribal communities and forest dwellers. यानी कि as we discussed in our last chapter of history, 5th number chapter, ट्राइबल कम्युनिटीज़ जो हैं जंगलों में ही रहती हैं, उनके तो सारा डेली लाइफ की यूज़ की चीज़ें हैं वो सब कुछ किस पे डिपेंड करती हैं, फॉरेस्ट पे. तो ये अगर नेचुरल वेजिटेशन को हम प्रोटेक्ट करते हैं, मतलब जंगलों को काट रहे हैं तो नेचुरल वेजिटेशन को ही तो ख़त्म कर रहे हैं. और जंगल ख़त्म होंगे, पानी ख़त्म होगा तो क्या वाइल्ड लाइफ रह सकती है? नहीं रह सकती. तो अगर हम इस चीज़ की तरफ ध्यान देंगे, जितने ज़्यादा पेड़ उगाएंगे, फॉरेस्टेशन करेंगे या कंट्रोल ऑफ डिफॉरेस्टेशन करेंगे, तो उससे क्या होगा? ग्लोबल वार्मिंग कंट्रोल होगी. ग्लोबल वार्मिंग से जो है पोल की जो सारे बर्फ़ पिघल के सारी दुनिया की नदियों का लेवल बढ़ता जा रहा है. तो ऐसा भी हो सकता है कि किसी दिन दुनिया पानी में डूब जाए, वो जो जितना सा अर्थ बचा है वो भी शायद पानी में कन्वर्ट हो जाए, क्योंकि टेम्परेचर इतना बढ़ा है. आपको मालूम है ओजोन लेयर में उसमें छेद हो चुका है. जो जिन एरिया में रेनफॉल नहीं होता है वहाँ पर अगर पेड़ लगाएं तो वहाँ रेनफॉल की परसेंटेज बढ़ती है, वहाँ पर सॉइल इरोजन की परसेंटेज कम होती है, क्योंकि पेड़ की जड़ों में मिट्टी जो है बंध के रहती है. एज यू नो, वहाँ पे फ्लड्स और ड्रॉट्स नहीं आते हैं, ये कंट्रोल में रहते हैं. वो कुल मिला के अगर हम नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ के उसको प्रोटेक्ट करें, उसके लिए पॉलिसीज़ बनाएं, तो these are the great significance to man. Okay, wildlife refers to the animals, birds, insects, worms, as well as aquatic animals. And animals also provide us with milk, meat, eggs, honey, fur, feather, hides and skins, etc. They are used for plugging and as a beast of burden carrying goods from one place to another. The dead remains of plants and animals get decomposed into humus, which makes the soil fertile. Animals depend on plants for their growth and survival. वाइल्ड लाइफ में बता रखा है कि कौन कौन से एनिमल्स आते हैं, कि एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, ये सब मिलके एक पूरी वाइल्ड लाइफ बनती है. और इन सब वाइल्ड लाइफ से अपनी डेली लाइफ की कौन सी नीड्स पूरी होती हैं. ऑफ कोर्स हम डेली लाइफ में दूध चाहिए, जो लोग नॉन वेजिटेरियन हैं उनको मीट चाहिए, एग्स हैं, हनी है और फर है जिससे गर्म कपड़े और ये सब बनते हैं. बहुत सारी चीज़ें, जानवरों की खालों से भी बहुत सारी चीज़ें बनती हैं. और ये सब चीज़ें हैं तो उनके उसके लिए. और एनिमल किस पे डिपेंड है? ऑफ कोर्स जो है
प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं, यानी कि नेचुरल वेजिटेशन अच्छा होगा तो ऑफ कोर्स वाइल्ड लाइफ भी अच्छी होगी। तो अपने सर्वाइवल और ग्रोथ के लिए किस पे डिपेंड करते हैं, फॉरेस्ट पे या जंगलों पे या नेचुरल वेजिटेशन पे। बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर इंटरडिपेंडेंट, देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स and the physical environment, which is called the ecosystem. Survival of man depends on plants and animals, hence it is necessary for man to preserve the ecosystem. Thus plants and animals are necessary for maintaining the ecological balance on अर्थ। ऑफकोर्स वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ का फिर ह्यूमन लाइफ से कनेक्शन करके बताया। क्यों? क्योंकि ये प्लांट्स और एनिमल और ह्यूमन लाइफ पूरे एनवायरनमेंट मिलकर ही एक इकोसिस्टम बनाती है। इकोसिस्टम मीन्स किसी भी ह्यूमन बीइंग के लिए सर्वाइव करने के लिए क्या कंडीशन है, आसपास के एटमॉस्फेयर क्या है, उसको क्रिएट करता है इकोसिस्टम। Okay, vegetation is relief and climate control. The growth of vegetation in an area, the temperature and availability of moisture bring about variation in vegetation from place to place. Areas of high rainfall support dense vegetation where the trees are generally tall and are of multiple species. In areas of moderate rainfall, trees are less tall with scattered growth, but the grasses grow well here. In areas of low rainfall, thorns and scrubs grow. Trees and are short and stunted with thick barks, short oily leaves with spines and deep roots to conserve the moisture. Areas which are snow covered consist of mosses and lichens and are known as tundra vegetation. 4 kind of vegetation they are explained in this paragraph. First is more rainfall, जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है वहाँ पर पेड़ बहुत ऊंचे ऊंचे पाए जाते हैं, बहुत तरह की जो है स्पीसीज वहाँ पे रहती है, जंगल में तरह तरह के पेड़ होते हैं। और ये बताया कहीं पर मिडिल उसके वो होते हैं जहाँ पर कम बारिश होती है। मॉडरेट रेनफॉल मतलब न बहुत ज़्यादा न बहुत कम, मॉडरेट रेनफॉल एरिया मतलब ये। और वहाँ पे क्या होते हैं, ट्रीज़ की जो हाइट है मीडियम होती है, लेकिन ग्रास लैंड ज़्यादातर इसी एरिया में मिलते हैं, मॉडरेट रेनफॉल एरिया में। तो यहाँ पे बड़े बड़े ग्रास लैंड होते हैं। और जहाँ पर बारिश कम होती है, लो रेनफॉल एरियाज़ होते हैं, वहाँ पे कैसे वेजिटेशन होती, थॉर्नी होती है, थॉर्नी बुशेस टाइप होती है, स्क्रब्स होते हैं, छोटी छोटी जो झाड़ियों टाइप होते हैं। ट्रीज़ अगर होते भी हैं तो उनकी हाइट बहुत कम होती है। ये वहाँ के वो वेजिटेशन की क्वालिटी को बता रखा है। और जो उनकी जड़ें बहुत गहरी होती हैं, क्योंकि पानी जो वो टॉप सॉइल में पानी तो बहुत कम होता है उनके पास, सब सॉइल टॉप सॉइल में तो बहुत गहरी जड़ें होती हैं मॉइस्चर को सोख करने के लिए। तो और 4th काइंड ऑफ है स्नो कवर्ड एरिया। तो वहाँ पर ऑफ कोर्स बारिश तो नहीं, स्नो हो गिरती है, तो वहाँ पर किस तरीके की होती है, बहुत छोटी छोटी जैसे मोसेस या लिचेंस ये कहते हैं, जिसे टुंड्रा वेजिटेशन, क्योंकि वहाँ के जो हाउस होते हैं वो भी टुंड्रा हाउसेस होते हैं, पीपल्स होते हैं दैट आर टुंड्रा पीपल्स। तो वेजिटेशन का नाम क्या है, टुंड्रा वेजिटेशन। Now we discuss on the types of forest. Forests are generally classified into evergreen and deciduous depending on when they shed their leaves. In evergreen forest, there is no common shedding of leaves in particular season. In deciduous forest, all the trees shed their leaves in a particular seasons to conserve loss of moisture through transpiration. Depending on the latitude, deciduous forests are further classified into tropical and temperate. तो 2 टाइप्स के जो फॉरेस्ट को उन्होंने डिस्क्राइब किया है, एवरग्रीन फॉरेस्ट एंड डेसिडुअस फॉरेस्ट। एवरग्रीन फॉरेस्ट वो होते हैं जिनका कोई पर्टिकुलर सीजन या टाइम नहीं होता है कि भाई पतझड़ में ही इनके पत्ते गिरेंगे या
तभी इनके ऊपर फ्रूट्स आएंगे, ऐसा नहीं होता है। इनके ऊपर हमेशा पत्तियां रहती हैं, इसलिए इनका नाम एवरग्रीन है, हमेशा हरे रहने वाले। एंड डेसिडिया फॉरेस्ट, इनका एक पर्टिकुलर फिक्स सीजन होता है कि भाई इस सीजन में इसमें फ्रूट्स आते हैं, इसमें फूल आते हैं, इसमें पत्तियां झड़ती। तो ये इनका, और ये इसको डिसाइड करने का क्राइटेरिया है डिपेंडिंग ऑन द लैटिट्यूड डेसिडियस, किस लैटिट्यूड में ये सिचुएटेड है, ये एरिया एवरग्रीन फॉरेस्ट का जो एरिया है वो किस लैटिट्यूड में है, करता है। स्पेस उसका जो डिपेंड है वो लैटिट्यूड के उस पर डिपेंड करता है। और आगे उनको फर्दर जो है कौन से उसमें दो क्लासिफाइड किया है डेसिडियस फॉरेस्ट को, ट्रॉपिकल और टेम्परेट, इन दो में डिफाइड किया है। डिप्लीशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, ऑफकोर्स अब इसका भी डिप्लीशन के क्या इसके रीज़न है, इसके ख़त्म होने के क्या कॉजेज हैं, और फिर इनका कंजर्वेशन कैसे कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज दैट, है ना। टुडे द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ आर डिप्लेटिंग वेरी फास्ट ड्यू टू द इंक्रीज इन पॉपुलेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन। दीज थ्री आर द main causes of every erosion of land, depletion of forest and wildlife, erosion of soil, pollution of water, exploitation of water. These three are the main points: population, increase of population, industrialization and urbanization. Large scale deforestation has resulted in loss of habitat for animals, hence the conservation of forest and wildlife is very essential. As I said कि जंगल नहीं होंगे, फॉरेस्टेशन नहीं होगा तो क्या वेजिटेशन नहीं होगा तो क्या एनिमल्स और वाइल्ड लाइफ को हम मेंटेन कर सकते हैं? नो वी कांट, उसके बिना वो कैसे रहेंगे। तो forests and wildlife play a vital role in maintaining the ecological balance and survival of all forms of life, ना सिर्फ ह्यूमन लाइफ, जबकि एनिमल्स लाइफ है, एनिमल्स में भी कितने सारे अभी बर्ड्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, और सी जो समुंदर के अंदर स्पीशीज रहती हैं, उनके लिए हर तरह की लाइफ के सर्वाइवल के लिए वी वांट बैलेंस ऑफ इकोलॉजिकल एनवायरनमेंट, उसका हमें बैलेंस करना ही होगा। Climatic changes and human activities like agriculture, mining, industries, construction, etc. have led to the endangering of the species or they became extinct. मीन्स जो हम ये ज़रूरत से ज़्यादा खेती बाड़ी में जो यूज़ करते हैं चीज़ें, या माइनिंग या इंडस्ट्रीज़ या बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन रही हैं, उसके लिए हम जंगल काट रहे हैं और सारी नेचुरल जो चीज़ें हैं वो ख़त्म हो रही हैं, तो उससे नेचुरल डिज़ास्टर्स भी आ रहे हैं ना, अर्थक्वेक्स आ रहे हैं, लैंडस्लाइड्स हो रही हैं, कहीं जंगलों में आग लग रही है, तो नेचुरल कॉजेज़ भी हो जाते हैं और कुछ ह्यूमन कॉजेज़ भी हो जाते हैं। तो इस सब से डिप्लीशन होता है किसका? फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ का। एक्सेसिव हंटिंग एंड किलिंग ऑल्सो वन रीज़न, एनिमल्स एंड बर्ड्स एंड इलीगल पोचिंग एंड ट्रेडिंग ऑफ एनिमल प्रोडक्ट्स एंड देयर derivatives have resulted in steep decline in the number of certain species. Some of the endangered species are tigers, elephants, rhinos and the black buck. अगर वाइल्ड लाइफ, अगर वेजिटेशन या नेचुरल जो फॉरेस्ट हैं हमारे पास, अगर वो ही नहीं रहेंगे तो हम वेजिटेशन को कैसे उसके लिए करेंगे कि वाइल्ड लाइफ हमारी बचे, क्योंकि कई ऐसी स्पीशीज़ हैं जो बिल्कुल मतलब ना के बराबर बची हैं इस पूरे वर्ल्ड में हमारी, उसमें मतलब हम अपने आगे आने वाली जनरेशन को शायद उनको फ़ोटोज़ में ही दिखाएंगे कि इस तरीके का कुछ एनिमल्स हुआ करते थे अर्थ पे, अब नहीं एग्जिस्ट करते हैं। उनके लिए सारे रीज़न जो है, एक्सेसिव हंटिंग हो रही है जो जानवरों के, कई आपने देखा होगा लोगों को शौक होता है जानवरों को शिकार करके उनके सींग ड्राइंग रूम में लगा लिए, कुछ भी उनके जो हाथी दांत हैं तो हाथी दांत का तो बहुत ज़्यादा इलीगल बिजनेस होता है। तो ये सब चीज़ें, उनसे कई एनिमल प्रोडक्ट्स बनते हैं, उसके लिए उनकी हंटिंग होती है। इससे क्या होता है? मिसबैलेंस होता है, इकोलॉजिकल बैलेंस ख़राब होता है, कई स्पीशीज़ हैं जो ख़त्म होने के कगार पे हैं। उसके लिए कहीं ना कहीं डिप्लीशन ऑफ फॉरेस्ट जिम्मेदार
है ना. हाउ वी कैन कंजर्वेट ऑफ फॉरेस्ट. तो फॉर दैट, in recent years, our government has taken some major steps towards the conservation of forests and wildlife. National parks, wildlife sanctuaries, and bioreserves have been set up all over the country. Special projects like the Project Tiger, Project Rhino, and the Project Elephant have been taken up towards the conservation of these species. Okay. um, uh, there it is a difference between evergreen and deciduous forest. What are the difference? There are four difference. So the evergreen forests are found in the areas of heavy rainfall and abundant sunshine, जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है. एवरग्रीन ऑफ कोर्स हमेशा हरा रहने के लिए तो पानी ज़्यादा चाहिए. एंड डेसिडियस फॉरेस्ट आर फाउंड इन द मॉडरेट कूल क्लाइमेट विद मॉडरेट रेनफॉल. तो कम उसमें भी मतलब वो जो उस तरीके की वेजिटेशन होती है, दैट इज डेसिडियस फॉरेस्ट. और एवरग्रीन फॉरेस्ट में ट्रीज and do not shed their leaves simultaneously during any part of the year. We have discussed in the explanation. यहाँ पर इन्होंने पॉइंट में डिस्कस कर रखा है. ओके. और उसके बाद उन्होंने बता रखा है कि कैसे हम फॉरेस्ट को जो है कंजर्वेट कर सकते हैं. और ऑफकोर्स फॉरेस्ट का वेजिटेशन का कंजर्वेशन होगा तो वाइल्ड लाइफ का ऑफकोर्स अपने आप ही हो जाएगा, है ना. तो सबसे पहले उन्होंने नेचुरल फॉरेस्ट के उसके लिए उन्होंने नेशनल पार्क्स बनाए हैं, बायो रिजर्व्स जो बनाई है या उनका सेटअप किया है, या वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाई है. किसके लिए? वाइल्ड लाइफ उसको सेव करने के लिए कई तरह के प्रोजेक्ट चलाए, जैसे प्रोजेक्ट टाइगर है, प्रोजेक्ट राइनो है, प्रोजेक्ट एलिफेंट है. उसमें पूरे वो काउंटिंग करके रखते हैं कि ऑल ओवर इंडिया जितनी भी सेंचुरीज हैं या जितने भी वो है एरिया जहाँ पे ये रह रहे हैं, तो इनकी क्या काउंटिंग है, कितना बढ़ रहे हैं, कितना घट रहे हैं, कहीं इनका वो इलीगल हंटिंग तो नहीं हो रही है, या इनके रहने के लिए अगर सिचुएशन सही नहीं होती है तो इनको एक जगह से दूसरी जगह जो है ट्रांसफ़र करते हैं. ऐसा भी होता है ना. तो towards the conservation of these special organizations like SPCA, PETA, WWF have come up to conserve the animals. Celebrations of Van Mahotsav and World Wildlife Week are held to create awareness among the people towards their conservation. यानी कि फॉरेस्ट के और वाइल्ड लाइफ के कंजर्वेशन के लिए इसके महोत्सव भी बना दिए गए हैं. इसके कोई ना कोई वो बने कि वन महोत्सव है या वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ वीक है, तो इसमें लोगों को, पीपल्स को इसके लिए उनको क्या किया, अवेयर किया है कि देखिए अगर ये नहीं होगा तो कैसे, ये अगर वाइल्ड लाइफ में ख़त्म होएगी, इसमें कितनी सारी स्पीशीज़ हैं ख़त्म होने वाली हैं, या जो फॉरेस्ट है उसको इतना काट रहे हैं तो उसके ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, क्या क्या उसके इफेक्ट पॉजिटिव और नेगेटिव सब एस्पेक्ट्स जो है उससे अवेयर कराते हैं जनरल पीपल्स को इस तरीके की डेज बना के. और उसके लिए कई ऑर्गेनाइजेशन जो है सामने आई है. एग्जाम्पल दे ही रखे हैं उसमें, SPC है, पेटा है, WWF है. तो ये सब जो ऑर्गेनाइजेशन है मिलकर काम कर रही हैं, लोगों को अवेयर कर रही हैं टुवर्ड्स व्हाट, टुवर्ड्स द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ. इलीगल हंटिंग एंड किलिंग ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स हैव बीन बैंड बाय लॉ. ऑफ कोर्स इसको हंटिंग को जो है बैन किया गया है उसको रोकने के लिए. काहे के लिए? क्योंकि वेजिटेशन जो है वो उसके लिए तो पॉलिसीज बना दी, लेकिन वाइल्ड लाइफ और उसके लिए हमें लॉ बना के उसको बैन करना पड़ा. कि अगर हम आपको ये देखो, द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट वॉज पास्ड इन 1972 बैनिंग द यूज ऑफ एनिमल प्रोडक्ट्स लाइक पश्मीना शॉल एंड शहतू शॉल्स विच आर हाईली एक्सपेंसिव. तो जो जानवरों की खालों से बनने वाली चीज़ें हैं या ये सब है, उनके ऊपर मतलब उनका शिकार किया होगा जब भी तो उनकी खाल मिली, तो उसके लिए लॉ पास हो गया 1972 में इन इंडिया. और ऑल ओवर द वर्ल्ड भी इसी तरीके के काम हो रहे हैं कि लॉ बनाकर लॉ के थ्रू उनको बैन किया गया है. ठीक है. And conservation of forest and wildlife is the moral duty of every citizen as they are the natural heritage of our country. ऐसा तो नहीं है ना कि गवर्नमेंट वाले यूज़ कर रहे हैं या उन्हीं के काम आ रही है.
आफ्टर ऑल ये हमारी ही तो हेरिटेज है, हमारा ही तो संपदा है, हमारी ही तो खजाना है। तो हमें ही इसके लिए अपनी मोरल ड्यूटी समझनी चाहिए, नैतिक कर्तव्य समझना चाहिए कि नहीं, हमारी भी ड्यूटी है। जितना हम बचा सकते हैं पानी को या पेड़ पौधों को, जानवरों को, किसी भी चीज़ को हम हमारी तरफ से जितना कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं एज अ मतलब कंट्री सिटीजन ऑफ आवर कंट्री, और जो भी जिस कंट्री का है, तो उनको अपनी ड्यूटी ऐसे फुलफिल करनी चाहिए। एंड एट द स्कूल लेवल चिल्ड्रन शुड बी encouraged to form eco clubs, organize debates, hold poster making competitions, and field trips to national parks. It will be helpful to create awareness among them about the environment and its delicate natural balance that needs to be conserved for a better future. Of course जो है लोग बच्चे जो है हमारे आने वाली पीढ़ी हैं, अगर उन्हीं को अभी से अवेयर करेंगे, तो इसके लिए अवेयर करने के लिए क्या है, तरह तरह की डिबेट्स जो है इस टॉपिक पे हम कंडक्ट करवा सकते हैं। पोस्टर मेकिंग कॉम्पिटिशन्स होते हैं, उससे उनकी क्रिएटिविटी बढ़ती है, पता चलता है। तो ये सब करने से क्या, उनको नेशनल पार्क का टूर करा सकते हैं, तो इस सब से क्या हेल्प होगी, उनमें अवेयरनेस बढ़ेगी। तो आगे आने वाली जनरेशन के लिए भी, हमारे अच्छा बेटर फ्यूचर के लिए ज़रूरी भी है ना। एंड मिटिगेशन ऑफ strategies. Watch posts have been set up at intervals in Canada to prevent forest fires. These posts are well equipped with modern firefighting equipments and efficient communication facilities. There should be timely detection of fires and air patrolling, generating awareness among the people through proper training and mock drill programs to use fire extinguishers are being carried out regularly. Similar conscious efforts needs to be made to ensure the forest and wildlife कंजर्वेशन। एक एग्जाम्पल दे रखा है कि किस तरीके से कनाडा में जो है बहुत घने जंगल पाए जाते हैं, तो वहाँ पे अक्सर आग लग जाती है जंगलों में। तो उसको उन्होंने उससे फाइट बैक करने का तरीके ढूंढे, नए नए उनके पास मॉडर्न इक्विपमेंट है कि आग बुझाने को कैसे कर सकते हैं। या अगर वहाँ पे वो इतनी जंगलों में आग फैल जाती है कि वहाँ जो आसपास घर बने हुए उनके लोगों को उनकी पूरी लाइफ जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है। तो उन लोगों को अवेयर तो किया ही है। मॉक ड्रिल मतलब उनको, जैसे जापान वगैरह में बहुत सारे अर्थक्वेक आते हैं, तो वहाँ स्कूल में बच्चों को मॉक ड्रिल करवाते हैं, एक्टिंग करके बताते हैं कि अगर अर्थक्वेक आए तो आपको क्या करना है, आपको ऐसे छुपना है, इस जगह पे झुकना है, ऐसे दीवार के नीचे खड़े हो जाइए, भाग कर बाहर चले जाइए, खुली जगह पे चले जाइए, मतलब ये होती है मॉक